कुछ उसके अलावा, ठीक है। हमारे 5 मार्क्स के 4 केस लो आते हैं, टोटल 20 मार्क्स का ये अकेला पोर्शन आता है, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं जनरली मेरे सारे बैच में क्या करता हूँ कि मैं आपको 2 केस लो इसमें से डेली कराऊंगा, ठीक है। और 2 केस लो भी कैसे करवाऊंगा कि पहले मैं आपको 2 केस पढ़ने को दूंगा, आप क्योंकि मुझे तो ये मेरे तो सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैं 2 केस आपको पढ़ने को दूंगा, आपको उन केस को पढ़ना है, पूरा एक एक लाइन उसको पढ़ना है, उसको समझना है, अगले दिन आके आपको मुझे बताना है, और फिर मैं आपको उसकी समरी बताऊंगा। समझ गए? अगर आप जिन जिन को बेस्ट नॉलेज चाहिए, सबकी जरूरत नहीं है, जिस जिसको बेस्ट नॉलेज चाहिए, जिन जिन को अच्छे मार्क्स चाहिए, वो पढ़ के आ जाना, और जिसको सिर्फ पास होना है वो शायद समरी सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, कैसे पढ़ना है मैं एक केस आज आपको बता देता हूं, और फिर 2 केस आपको पढ़ने के लिए दूंगा। सुनिए, एम वेंकटेश्वर राव 2015 का केस, एम वेंकटेश्वर राव 2015 का केस है। सबसे पहले सवाल आता है कि सर क्या हमें केस का नाम याद करना है? यस, डेफिनेटली आपको केस का नाम याद करना है, ठीक है। फिर आपको ये सारी जानकारी पढ़नी है, और इसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये सारी चीजें आपको समझनी है। मैं ये केस आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ, ठीक है। एम वेंकटेश्वर राव 2015 का केस क्या है, सुनिए। अगर आज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई पैसा डिपॉजिट मिलता है, ध्यान से सुनना, अगर आज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई पैसा डिपॉजिट मिलता है, तो क्या मुझसे ये पूछा जाता है सेक्शन 68 में, याद है आपको सेक्शन 68 पढ़ा था हमने, कि भाई आपके पास ये पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है? बोलिए, पूछा जा सकता है क्या? यस, यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये सोर्स बताना पड़ेगा कि मेरे पास वो पैसा आया कहां से। अगर मैं बता देता हूं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बता पाता तो उसे मान लिया जाता है क्या, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। उसे क्या मान लिया जाता है? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, कि आपके अकाउंट में क्रेडिट है पर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, समझे? अब आप कहोगे सर ऐसा क्या, ऐसा सिस्टम कहाँ होता है? आपको याद है एक दिन मैंने आपको फेस टू फेस क्लास में बताया था कि मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ध्यान से सुनना, मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करनी है, और मेरे पास व्हाइट मनी नहीं है, तो मैं कैसे परचेज कर सकता हूँ वही प्रॉपर्टी, बताओ? क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करूंगा तो डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया, और पैसे का जवाब तो मेरे पास होगा नहीं, तो मैं कैसे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ? सर वो ब्लैक मनी को ना आप सर्कुलेट करके व्हाइट मनी में ट्रांसफर करा लेंगे, वापस अपने अकाउंट में ले लेंगे, मतलब फिर यस, देखो हम ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, बेसिकली हम टेम्परेरी कन्वर्जन कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। कि मैंने अपना पैसा अपने रिश्तेदारों को कंट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको कहा कि मुझे एज ए लोन, चेक के थ्रू मुझे ये अमाउंट एज ए लोन दे दो आप वापस, तो पैसा मेरा ही है पर मुझे एज ए लोन आप दे दो, ठीक है। अब एज ए लोन मैंने उनसे लिया, तो मैं बता सकता हूँ ना किसी को कि मेरे पास पैसा आया कहाँ से। कोई पूछेगा कि सर आपके 1 करोड़ कहाँ से आया, मैंने कहा सर मैंने 20 लोगों से 5-5 लाख का लोन लिया है, तो सोर्स बता दिया ना मैंने, समझ गए? यस, चलो, तो ये बात हो जाती है, ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, हालांकि अब कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब तो क्या होता है कि रिश्तेदार को चेक देते हैं, कैश देते हैं और फिर चेक मांगते हैं, कई बार ऐसा होता है रिश्तेदार कैश लेके बैठ जाता, चेक ही नहीं देता, ठीक है। या फिर फ्यूचर में केस कर देता है कि मैं आपको लोन दे रखा है मैंने आपको, मैं पैसे मांगता हूँ आपको, बोलो रिस्क है ना ये। कल को रिश्तेदार सच में बोल दे कि मैंने आपको वाकई में लोन दे रखा है, लाओ मेरे पैसे वापस, तो रिस्क तो है ना। तो इसलिए काम धीरे धीरे कम हो रहा है अभी, फिर भी होता है, ठीक है।
तो ये वाला सेक्शन कहता है सेक्शन 68। अब यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये केस क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 10 पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? 10 पार्टनर। उन सब ने मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट की 76,57,263 रुपए की कैपिटल कंट्रीब्यूशन, राइट? ओके, तो क्या फर्म के बैलेंस शीट में कैपिटल आ गई इतनी? बताइए, फर्म की बैलेंस शीट में इतनी कैपिटल आ गई क्या? हाँ सर, इतनी कैपिटल आ गई। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने फर्म को पूछा कि भाई आपके पास ये पैसा कहां से आया? फर्म ने लिस्ट बना के दे दी कि देखो जी 10 पार्टनर है, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। इस तरीके से फर्म ने डिटेल सबमिट कर दी। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि पार्टनर के पास पैसा कहां से है? समझ रहे हो क्या? ठीक है, आपने तो लिस्ट दे दी, पार्टनर के पास पैसा कहां से है? ठीक है, अब पार्टनर ने जो बताया या तो उससे आईटीओ सेटिस्फाइड नहीं हुआ या पार्टनर नहीं बता पाए, आप ये मान लीजिए। ठीक है, अब पार्टनर नहीं बता पाए पैसा कहां से आया, तो आईटीओ ने बोला कि हम फर्म के हैंड में इस इनकम को ब्लैक मनी मानेंगे। क्या बोला आईटीओ ने? कि हम फर्म के लिए इस इनकम को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मानेंगे। फर्म कहते हैं भैया ऐसे कैसे मानोगे, मैं अलग हूं, मेरे पार्टनर अलग है, मैंने आपको जवाब दे दिया कि मेरे पास पैसा पार्टनर से आया, पार्टनर जवाब नहीं दे पा रहा तो आप पार्टनर की बात समझो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट देखो, उससे पूछो, मुझे क्या मतलब है? बताओ, क्या एसएससी का कहना सही है? समझ पा रहे हैं? दो एसएससी हो गए, एक हो गया फर्म, एक हो गया इंडिविजुअल पार्टनर। पार्ट है ना, नोटिस किसको दिया गया? फर्म को। फर्म ने कहा कि आपने पूछा, हमने जवाब दे दिया आपको, इन 10 लोगों से आए भैया, इतने इतने आए, है ना, उसका प्रूफ भी दे दिया। अब वो लोग कहां से लाए, हमें क्या मतलब इस बात से? तो फाइनली इस कोर्ट केस के अंदर ये केस चला और इसमें ये डिसीजन भी आया। क्या डिसीजन आया? कि भैया अगर फर्म ने अपना सोर्स बता दिया है तो आप फर्म को लाइबल नहीं कर सकते। समझ गए? ठीक है, तो फाइनल लाइन देखिए, मैं नीचे पढ़ा देता हूं आपको। Thus, the view taken by the assessing officer that the partnership firm must explain the source of income for the partners regarding the capital contribution towards capital contribution firm cannot be sustained in law। कि भाई फर्म ये एक्सप्लेन करे कि पार्टनर के पास पैसा कहां से आया, उसके लिए फर्म लायबल नहीं है, ये कहना आईटीयू का सही है। आगे बात समझ में, इस पूरे केस लो में क्या कहना चाहता है? यस, और मैं ये और बता दूं, ये केस लो सीएमए फाइनल के एग्जाम में पूछा जा चुका है 5 मार्क्स का। ये केस लो सीएमए फाइनल के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 5 मार्क्स के लिए। समझ गए? ओके, अब आपका होमवर्क क्या है? ये वाला सेक्शन, राजस्थान एंड गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट और साइमंस पब्लिक, ये 2 केस लो आपको पढ़ के आने हैं। आपके हिसाब से इसका क्या सेंस है वो 2 या 3 लाइनों में लिख के लेके आना है। ठीक है, तो कल मैं पहले आपसे ये डिस्कशन करूंगा, फिर इसके फाइनल पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक मैंने करवा दिया है, दूसरा और तीसरा आपको करना है। ठीक है, ये आपको पढ़ के आना है। जिसको भी अच्छे मार्क्स लाने और नॉलेज गेन करना हो वो इनको पढ़ के आ जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग पढ़ के नहीं आएंगे, फिर अपन कल बहस करेंगे भाई पढ़ के क्यों नहीं आया, कोई फायदा नहीं। तो पहले कह देते हैं भैया जिसको अच्छे मार्क्स लाने हो वो पढ़ लेना। चलिए, अब आते हैं हमारे कल वाले मुद्दे पे वापस। कहाँ गया? चलिए, कल हम पढ़ रहे थे सेक्शन 147 148, राइट?
148 में हमने कहा कि आपका जो असेसमेंट है जो कंप्लीट हो चुका है या तो स्क्रूटनी के अंदर और या फिर बेस जजमेंट असेसमेंट के अंदर, उस केस को रीओपन किया जा सकता है। ठीक है, अगर असेसिंग ऑफिसर को जानकारी मिले कि आपकी कोई इनकम ऐसी है जो टैक्स लगने से रह गई थी, ठीक है, या फिर कम टैक्स लगा है, कैलकुलेशन सही नहीं हुई है ना, तो वो उसको रीओपन कर सकते हैं या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के नाम से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन 148 में नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने का जो टाइम है वो मैंने आपको बताया था कल, जिसमें अगर एस्केप इनकम 1 लाख रुपए तक है तो 4 साल का टाइम था, एस्केप इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो 8 साल का टाइम 6 साल का टाइम है, और अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है तो 16 साल का टाइम। इतने टाइम में आपका केस रीओपन हो सकता है, राइट। फिर हमने ये बात की थी कि सर केस को रीओपन होने के लिए रीजन टू बिलीव होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर के पास कारण होना चाहिए कि भैया क्यों आप किसी का केस रीओपन करना चाह रहे हो। ठीक है, और आप चाहे तो वो कारण, आपको जब नोटिस मिलेगा तो आप वो कारण पूछ सकते हैं कि भैया आपने मुझे ये नोटिस भेजा, इसका रीजन बताइए। ठीक है, आप मुझे इसका रीजन बताइए। कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पे आपको रीजन नहीं बताया जाता, और वो एक्सेप्शनल बातें हैं, वो हम आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। उसके बाद मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, कंडीशन मतलब 3 केस लॉज बताए थे, जिसमें मैंने एक तो आपको ये कहा था कि अगर सिर्फ ओपिनियन चेंज होती है, अगर सिर्फ ओपिनियन चेंज होती है एओ की, तो उसे रीजन टू बिलीव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर ओपिनियन चेंज होती है तो रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। अगर किसी अदर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जैसे कस्टम की रिपोर्ट, एक्साइज की रिपोर्ट, ऐसी कोई रिपोर्ट उसके बेस पे रीओपन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसे पहली बार मिला है। अब पहली बार मिला है तो वो तो उसके ऊपर कर सकता है। ठीक है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस दिया था और उसकी रिपोर्ट आने से पहले वो क्या कर देता है, ऑर्डर पास कर देता है, तो फिर उस रिपोर्ट के बेस पे क्या वो केस रीओपन कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन था कि वो उस रिपोर्ट का वेट करें और उसको देख के फिर असेसमेंट करें, और उसने नहीं किया। उसने क्या जज डिसीजन लिया कि रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दो, और अब वो रिपोर्ट देखता है, तो ये भी तो चेंज इन ओपिनियन ही है, ये भी तो चेंज इन ओपिनियन ही है। सर्कमस्टांसेस थोड़ी बदले हैं, सर्कमस्टांसेस वही है, रिपोर्ट आनी ही थी और आपने जानबूझ के जल्दी ऑर्डर पास किया, तो फिर आप दोबारा रीओपन नहीं कर पाए। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट, कुछ रीजन दे रखे हैं, वो देखिए। सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे केस खुल सकता है क्या? बिल्कुल खुल सकता है। सीएजी की रिपोर्ट पे खुल सकता है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे खुल सकता है, यस, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे खुल सकता है। अब आप कहोगे सर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बीच में कहां से आ गया? देखिए, आ सकता है, मान लीजिए कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उसका कोई डिसीजन आता है, और इस डिसीजन का इफेक्ट ऐसे असेसमेंट पे पड़ता है जिसका टाइम जा चुका है, मतलब जिसका स्क्रूटनी वगैरह का टाइम जा चुका है। जाहिर सी बात है, इस डिसीजन के बेस पे हम केस को रीओपन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली केस को रीओपन किया जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ, ऐसे लिख लो, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ। अगर हम किसी अमेंडमेंट को पुरानी डेट से लेके आए, हम ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट 5 साल पहले से एप्लीकेबल हो, तो फिर उन 5 साल के असेसमेंट ओपन कर सकते हैं क्या? अगर हम कोई कानून बनाती है गवर्नमेंट और कहती है कि ये कानून आज से 10 साल पहले से एप्लीकेबल होगा, तो जाहिर सी बात है वो 10 साल के प्रोविजन खुलवाना चाहते हैं ना। 10 साल में जिन लोगों की इनकम फाइनलाइज हो चुकी है उनको भी रीओपन करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको रीओपन नहीं करवाना होता तो वो एप्लीकेबल ही अब से करते, पुरानी डेट से क्यों करते? समझ रहे? ठीक है, प्रॉपर एविडेंस है, एओ के पास सबूत है भैया, तो रीजन टू बिलीव हो सकता है। यस। मिस्टेक फाउंड फ्रॉम रिकॉर्ड, आपके ही रिकॉर्ड से कोई चीज पकड़ में आ गई तो भी वो आपके केस को रीओपन
कर सकते हैं। ठीक है, आपको हो गया, आपके ही केस में रिपोर्ट कैसे आ गई पकड़ में, जैसे मान लीजिए आपके किसी डॉक्यूमेंट में टर्नओवर कहीं कुछ और लिखा हुआ है, कहीं पे टर्नओवर कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज अगर उसने पकड़ ली कहीं पे, आपके रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ पकड़ ली, तो वो फिर आपका केस भी ओपन कर सकता है। ठीक है, टाइम लिमिट यहाँ पे शॉर्ट में लिखी गई है, पर मैंने आपको पूरी डिटेल में लिखा दी है सेक्शन 149 में। 4 साल, 6 साल और 16 साल भी मैंने आपको लिखा दी। क्लियर है? ठीक, इस टाइमलाइन की 2 एक्सेप्शन है, ये भी सुन लीजिए, ये भी अच्छे पॉइंट है, ये भी सुन लीजिए। टाइमलाइन के 2 एक्सेप्शन, एक तो नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट नोटिस is issued to agent of non-resident before expiry of 2 year from the end of assessment year। नॉन रेजिडेंट है कोई और उसका एजेंट इंडिया में है, उसके लिए 2 ही साल का टाइम दिया गया है, उसको आप 2 ही साल का क्या कर सकते हैं, 2 ही साल में नोटिस इशू करना। उसके लिए ऊपर वाली टाइम नहीं लगेगी, उसके लिए नई टाइम लगेगी, और वो कितनी है, 2 साल। ओके, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अगर आपका कोई केस चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई केस चल रहा है आईटीएटी, आईटीएटी समझते हैं, अपील समझते हैं, अपील पढ़ा आपने लॉ में कहीं पे, अपील्स पढ़ा है क्या, अपील्स पढ़ा है? देखिए, इनकम टैक्स में 4 जगह अपील होती है, इनकम टैक्स में आप 4 जगह अपील कर सकते हैं। सबसे पहले अपील होती है सीआईटी, जिसको हम बोलते हैं कमिश्नर अपील। दूसरी होती है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जैसे आपके कंपनी में एनसीएलटी होता है ना, वैसे यहाँ पे होता है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसके बाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, इस तरीके से 4 अपील हो सकती है। राइट, ओके। अब आपका कोई केस चल रहा था इनमें से, और इस केस का डिसीजन आता है, वो डिसीजन आने में बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है। अब कोर्ट को तो आप कुछ कह नहीं सकते, कोर्ट ने डिसीजन दिया 14 साल बाद, अब इस डिसीजन को अप्लाई करने के लिए आपका केस ओपन करना पड़ेगा, और आप कहते हो कि भैया टाइम ही निकल गया ओपन करने का, तो बताओ फिर कैसे होगा? भाई आप कहते हो कि डिसीजन अब आया है 14 साल बाद, अप्लाई करने के लिए केस रीओपन करना पड़ेगा, पर रीओपन करने वाली तो टाइम ही जा चुकी है। तो इसलिए क्या बोला गया कि इन चीजों के जजमेंट को अप्लाई करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कितने भी टाइम में केस को रीओपन किया जा सकता है, नो टाइम लाइन। ठीक है, तो कैन बी इशूड एट एनी टाइम। अगर सीआईटी का ऑर्डर है, आईटीटी का है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या रिवीजन है, इनके ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो 4 टाइम हो गई, 4 साल, 6 साल, 16 साल और अनलिमिटेड। बोलो, समझ में आ गई फाइनली बात? किसी को भी कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। हमने सेक्शन 148 पढ़ा, 149, ठीक है। अब असेसमेंट कौन से सेक्शन में है? ये 147 में है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। जनरली पहले नोटिस जाता है, जैसे स्क्रूटनी में पहले नोटिस जाता है फिर ऑर्डर पास होता है, राइट, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नोटिस 148 में, असेसमेंट 147 में है। ठीक है, ओके। तो टाइम पे नोटिस चला जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन सब मांगी जाएगी, और फाइनली इस सेक्शन में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बच सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का मतलब कानून में बदलाव हो गया, नया बजट आया, अभी बजट आएगा कब, फरवरी में, फेब 22 में बजट आएगा। फेब 22 में उन्होंने बोला कि साहब हम एक काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम को पिछले 5 साल से रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेबल करना है, मान लो ऐसा कह दे,
तो पिछले 5 साल में जिन्होंने भी एग्रीकल्चर इनकम शो करी थी एज ए एग्जेम्प्टेड इनकम, क्या उनका असेसमेंट दोबारा ओपन कर सकते हैं हम टैक्सेबल करने के लिए? हाँ कर सकते हैं ओपन, क्यों नहीं कर सकते? समझ गए? तो जब कानून ही चेंज हो गया और वो भी पुरानी डेट से चेंज हो गया, तो पुराने असेसमेंट खोलने में कहाँ दिक्कत? समझ गए? और बोलिए, और कोई डाउट? इस चैप्टर में जो अभी अब जितने भी ये चैप्टर चल रहे हैं, इनमें जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। सर ये जो टाइम लिमिट वाला नोटिस है ये 148 में है ना? नोटिस 148 में है, उसकी टाइम 149 में है, और उसका ऑर्डर जो पास होगा वो 147 में। ओके सर। और बोलिए भाई। नहीं है? हो, अब सुनिए आगे। अच्छा मुझे बात बताओ, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती रहती है, क्या इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है? जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती रहती है, क्या इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है? कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। देखिए इनकम टैक्स में होता है ऐसा, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बट उनके खुद के ऊपर एक ओवरऑल लिमिट लगा दी। गवर्नमेंट को भी तो पता था ना कि भाई ऐसे तो चलता ही रहेगा, मामला कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर या कोई भी आपसे रिश्वत कब ले पाता है? जब उसके पास ऐसा पावर हो कि वो आपके काम को लटका सकता है, तब वो आपसे रिश्वत ले पाते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर उसको ये बोल दिया जाए कि तुझे ये काम करना ही पड़ेगा 3 महीने में, तो क्या वो आपको ये कह सकता है कि नहीं भैया पैसे दे दे वरना तो तेरा काम 30 साल ही नहीं होगा? ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। उसके खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि उसको करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये टाइम है ना, एक टाइम रखा किसके ऊपर? इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर, कि तुमको जो भी केस तुम ओपन करोगे ना, चाहे वो स्क्रूटनी हो, चाहे बेस जजमेंट हो, चाहे रीअसेसमेंट हो, चाहे सर्च एंड सर्वे हो, कोई भी असेसमेंट हो, जो भी असेसमेंट तुम ओपन करोगे ना, उसको तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म करना पड़ेगा। समझ गए? उसके लिए तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में, जैसे अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल पकड़ लीजिए आप, पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में बहुत काम किया है। बहुत काम करने का मतलब बहुत सी चीजों को सुधारा है डिपार्टमेंट में। कैसे? जैसे रिफंड, पहले रिफंड का क्या सिस्टम होता था अगर आपको पता हो तो, जैसे मेरा रिफंड बनता है तो पहले क्या होता था, चेक बन के आता था, मेरे नाम का चेक बनेगा, जितने का रिफंड है वो रिफंड आएगा। आना तो चाहिए मेरे एड्रेस पे। कहाँ पे आना चाहिए? मेरे एड्रेस पे आना चाहिए। और वो एड्रेस पे ना आके पहले कहाँ जाता था? इनकम टैक्स ऑफिस में जाता था, लोकल ऑफिस में। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर का रहने वाला हूँ तो जयपुर वाले ऑफिस में वो जाएगा। वहां पे क्या होता था, उस रिफंड के चेक को रोक लिया जाता था और रोक के रख दिया जाता था कि भाई पड़ा रहेगा यहाँ पे ये चेक। समझ गए? अब मैं सोच रहा हूँ मेरा रिफंड आया नहीं, आया नहीं। काफी टाइम के बाद मैं डिपार्टमेंट जाता ये पूछने के लिए कि सर मेरा रिफंड नहीं आया। वो मुझे 1-2 चक्कर कटाते, कल आना चेक करते हैं, परसों आना चेक करते हैं, इस तरीके से वो मेरे को चक्कर कटाते। लास्ट में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो मुझे कहते कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, है ना, तब आपको आपका रिफंड का चेक मिलेगा। समझ गए बात को? यहाँ तक करप्शन था कि अगर आपका 5,000 का रिफंड है तो 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे, आपको चेक दे देंगे। अब गवर्नमेंट ने देखा भाई ये तो बहुत गलत काम है, तो उन्होंने अब क्या सिस्टम कर दिया, वो बैंक को आधार को लिंक कर दिया, बैंक को आधार को और पैन को, तीनों को लिंक कर दिया, और अब वो आपसे बैंक डिटेल मांगते हैं और सीधा रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, चेक भेजते ही नहीं है। किस्सा ही खत्म हो गया। तो बताइए वो सिस्टम खत्म हो गया करप्शन वाला।
यस। अब बाद में ये समझ में आया कि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा थी, ऐसे थी 24 महीने 27 महीने केस को पूरा करने के लिए, 24 महीने 27 महीने ऐसे टाइम था इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। अब इतने टाइम में तो वो तो एसएससी को परेशान कर देगा, पहले 1 साल का केस ओपन करेगा, उसके लिए चक्कर कटाएगा 2 साल, फिर दूसरे साल का ओपन कर लेगा, तो चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले इनको घटा के, इस टाइम लिमिट को घटा के कितना किया, 18 महीने किया। ठीक है, फिर घटाया, फिर 12 महीने कर दिया, समझे? तो इसको कम करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये इसको 5 महीने 6 महीने या 3 महीने कर देंगे कि भैया इतने टाइम में आपको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, आप एसएससी को घुमा नहीं सकते, समझ गए? तो ये टाइम बाउंडिंग किस पे है, असेसिंग ऑफिसर पे है, कि आपको अपना असेसमेंट इतने टाइम में पूरा करके ऑर्डर पास करना है। बोलो, बात समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यही सिस्टम मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो कोर्ट हैं उन पे भी ऐसा सिस्टम लगना चाहिए, ताकि वो ये जो 20-20 साल केस चलते हैं ना, आदमी मर जाता है जिसका केस होता है वो ना चले, उनके ऊपर भी टाइम होना चाहिए कि भैया आपको भी इतने टाइम में जजमेंट देना पड़ेगा। ओके, बट नहीं है फिलहाल तो। सुनिए, तो हम तो पढ़ लेते हैं इनकम टैक्स। अगर आपका स्क्रूटनी वाला ऑर्डर पास होना है, अगर आपका बेस जजमेंट वाला ऑर्डर पास होना है, तो असेसिंग ऑफिसर को कितना टाइम दिया जाएगा? 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर मेरा प्रीवियस ईयर, ध्यान से सुनना, अगर मेरा प्रीवियस ईयर 20-21 का केस ओपन कर लिया स्क्रूटनी में, तो बताओ कब तक उन्हें मेरा इनकम फाइनल करना पड़ेगा? तो पहले लिखिए असेसमेंट ईयर 21-22, इसके खत्म होने से 1 साल, इसके खत्म होने से 1 साल, मतलब 31/3/23 तक उन्हें मेरा ऑर्डर पास करना पड़ेगा क्या? बताइए, एट प्रेजेंट सिचुएशन में जितने भी प्रीवियस ईयर 20-21 के मामले हैं, उनका जो स्क्रूटनी ऑर्डर या बेस जजमेंट ऑर्डर है, उनको 31 मार्च 2023 से पहले पहले पूरा करना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, उनके ऊपर बर्डन रहता है ऐसे टाइमलाइन के ऊपर, उनके पास मार्च में खूब बर्डन रहता है। आप कभी भी देखना, किसी के यहाँ पे भी इनकम टैक्स की रेट जनवरी फरवरी मार्च में नहीं पड़ेगी, गौर कर लेना आप, इनकम टैक्स की रेट जनवरी फरवरी मार्च में कभी नहीं पड़ती है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद ही खूब टाइम काम करने के लिए काम होता है। 1 सितंबर में रेट नहीं होगी, क्योंकि सितंबर में भी टाइमलाइन आती है बहुत सारी, समझिए, उनके अलावा टाइम पे रेट होती है। ओके, चलो आगे। तो ये तो टाइम हो गया 143(3) और 144 बेस जजमेंट असेसमेंट। अब आ जाइए रीअसेसमेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसके लिए क्या टाइम है? उसके लिए भी टाइम 12 महीने कर दिया, क्योंकि इनको क्या करना था, एक जैसा करना था। हालांकि पहले कम था टाइम इसके लिए, 9 महीने था, पर इनको क्या करना था, सिमिलर करना था, तो इन्होंने इसके लिए भी 12 महीने का टाइम कर दिया। पर ये 12 महीने काउंट कहां से हो गए, ये समझो, है ना? यहाँ पे लॉजिकली सोचो, क्या असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 12 महीने हो सकते हैं क्या? रीअसेसमेंट के केस में असेसमेंट ईयर खत्म होने से 12 महीने हो सकते हैं क्या? बोलो। रीअसेसमेंट के केस में असेसमेंट ईयर खत्म होने से 12 महीने क्यों नहीं हो सकते? चलो ये बताओ, क्यों नहीं हो सकते? वाई? सभी ने कहा नो नो नो, क्यों नहीं हो सकते? सर वो केस ऑलरेडी मतलब पहले जा चुका है, उसको एक बार रीअसेस ही तो करना है, तो उसमें उसको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने टाइमलाइन कम कर दी है इसमें। ऐसा कम कहाँ कर दी है, कहाँ लिखा मतलब है ये? 12 मंथ नहीं ले, मतलब वो असेसमेंट ईयर नहीं ले सकता ना ऐसे, मतलब तो पूरा उससे आपको बोला 12 महीने देंगे कार्रवाई करने के लिए। मेरे अब ये देखो, ये गलत है। ये जो आप जवाब इस तरीके के लिख के आते हो ना एग्जाम में, यही आपके मार्क्स कमाते हैं। क्यों? क्योंकि पूछा कुछ और होगा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं।
ठीक है, निवी ने लिखा सर स्टूडेंट कंप्लीट होगा वहां से, नहीं ये असेसमेंट ईयर में तो सर उसने वैसे ही दिया होगा टेक्स्ट, उसके बाद ही रीअसेसमेंट के लिए ओपन करेगा ना सर। भी गलत है। तुषार कह रहे हैं सर तब तक तो रीअसेसमेंट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ ठीक है। और अब अपनी सोच को बढ़ाओ, मैं फिर कह रहा हूं अपनी सोच को बढ़ाओ, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। मैं आपको दोनों में फर्क समझाता हूँ, सुनो। 143 स्क्रूटनी, 144 बेस जजमेंट, ठीक है। ये दोनों किस वजह से होते हैं कि या तो आपने रिटर्न भरी है तो स्क्रूटनी हो सकता है, रिटर्न नहीं भरी है तो बेस जजमेंट हो सकता है, राइट। तो ये रिटर्न के बेस पे चलता है। तो इसलिए असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न भर देते हैं क्या, बताइए, क्या आपको रिटर्न असेसमेंट ईयर में भरनी ही पड़ेगी? उसके बाद तो भर ही नहीं सकते ना। असेसमेंट ईयर के बाद रिटर्न भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते, एक सेक्शन पढ़ाया था बिलेटेड, नहीं भर सकते। तो अल्टीमेटली आपको कैसे भी भरें, यहां तक तो रिटर्न भरनी ही पड़ेगी, इसके बाद तो रिटर्न भर नहीं सकते। तो बोला कि ठीक है रिटर्न आ गई तो 12 महीने में कर दो असेसमेंट यहां से, और रिटर्न नहीं भी आई तो अपनी जानकारी के बेस पे कर दो 12 महीने में असेसमेंट, क्या दिक्कत है? आपके पास अगर जानकारी है तो कर दो। अब समझना 147 क्या कहता है। ये कहता है कि केस को रीओपन करने के लिए ही आपके पास 4 साल, 6 साल, 16 साल और अनलिमिटेड टाइम है। तो असेसमेंट ईयर से 4 साल तक तो आप केस रीओपन कर सकते हैं, 6 साल तक भी रीओपन कर सकते हैं, 16 साल तक भी रीओपन कर सकते हैं, और इन्फिनिटी तक भी रीओपन कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट अगर कंप्लीशन का यहां से जोड़ देंगे हम 12 महीने, तो क्या रीओपन होने से पहले ही टाइम खत्म हो जाएगा? बताओ, केस का रीओपनिंग के बाद ही टाइम होगा ना कंप्लीशन का, रीओपनिंग से पहले कंप्लीशन का टाइम थोड़ी हो सकता है। ये इसका मेन लॉजिक है, सोचो आप। अरे भाई जब मैं, है ना, मैं 21-22 के असेसमेंट ईयर का केस ओपन ही 26 तक कर सकता हूं, 2026 तक, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि इस डेट से 1 साल में कंप्लीट कर दूं? कंप्लीट करने की बात कहां से आ गई? मैं खोलूंगा ही केस 26 में। समझ पा रहे हैं? बोलो भाई हाँ या ना। मैं केस खोलूंगा ही बाद में, तो आप पहले कंप्लीट करने का मुझे कैसे बोल रहे हैं? बात तो सही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो कहा कि ये यहां से मत लो 12 महीने, असेसमेंट ईयर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उस ईयर से मतलब है जिस ईयर आपने केस खोला है। अगर आपने 26 में खोला है तो भैया 26 के बाद 1 साल, आपने 28 में खोला है तो 28 के बाद 1 साल, ऐसा बोलने तो चलेगा? क्या आपको हम कार्रवाई करने के लिए 12 महीने देंगे, ऐसा बोले तो चलेगा? भाई जिस दिन खोलोगे तब से टाइम जोड़ोगे ना, मतलब उस साल के खत्म होने से, वो अभी मैं बता दूंगा टेक्निकल लैंग्वेज। पर सवाल यह है कि बाद में तो टाइम जुड़ेगा, पहले थोड़ी जोड़ दो, फिक्स थोड़ी कर दो। इसलिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। समझ गए? तो सुनिए, यहाँ पे जो 12 महीने यूज किए गए हैं कहां से? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस इश्यूड, जिस साल आपने केस खोला है उस साल के खत्म होने से ये 12 महीने। बोलिए, बात समझ में आ गई? उसका पहले असेसमेंट हुआ ही होगा तो, अरे पहले असेसमेंट हुआ होगा, उससे रीअसेसमेंट के टाइम पे क्या फर्क पड़ता है? समझ पा रहे हैं? तो ये जो जवाब अपन लिखते हैं ना कि जैसे मैं जब कौन सी क्लास में था, मैं 7th क्लास में था आई थिंक। तो 7th क्लास में हमारे टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया, साइंस तो बिल्कुल बोलते ना एकदम माइनस वाले लेवल में थी हमारी, माइनस वाले लेवल में, 0% भी नहीं था, माइनस में आता था हमको साइंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हमारे टेस्ट में कि खून का रंग लाल क्यों होता है? अब बताओ, किसी को पता है इसका आंसर? आप में से टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि खून का रंग लाल क्यों होता है?
हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या? सर रेड ब्लड सेल की वजह से। कहाँ? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब वो उनका नाम रेड आरबीसी है तो आपने बोल दिया कि उससे होता है। ऐसे तो व्हाइट बीसी भी होता है, और उसका क्या होगा? सीबीसी भी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स भी होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। पर उस दिन हमें थोड़ी पता था, ये तो चलो बाद में पता चला। तो हमने देखा भाई लाल होता है तो लाल ही होगा, हरा थोड़ी होगा। इस तरीके के अजीब अजीब आंसर हमने दिए, सब लोगों ने, दोस्तों ने, सबने। ये तो नेचुरल है या ऐसा है वैसा, हमने इस तरीके के आंसर दिए। आज लगते हैं कि फुलिश है, पर ठीक है दिए थे। तो ऐसे आंसर अगर आप डालोगे ना कि सर असेसमेंट तो हो गया था, अब क्या करना है, तो आंसर वो वही मिलेगा, हमें जो मिला था ना वही तुमको मिलेगा। समझ गए? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिला, मुझे भी मिला है, आपको भी मिल सकता है। ओके सुनिए, टाइमलाइन समझ में आ गई। स्क्रूटनी और बेस जजमेंट, असेसमेंट ईयर खत्म होने से 12 महीने, और रीअसेसमेंट जिस साल नोटिस इश्यू किया है उस साल के खत्म होने से 12 महीने। दैट्स इट। अब सुनिए, अब आपने एओ को कह दिया कि भैया इतने टाइम में काम पूरा चाहिए मेरे को। जैसे आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आप टाइम देते हैं क्या उसको कि भैया इतने दिन में मुझे बिल्डिंग तैयार चाहिए? बोलो, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कोई बिल्डिंग बनाने का, तो क्या आप टाइम देते हैं कि भैया इतने दिन में मुझे बिल्डिंग रेडी चाहिए? हाँ सर देते तो है, राइट। अब उसमें कुछ कंडीशंस भी होती है क्या उसकी, कॉन्ट्रैक्टर की? वो कहता है कि भैया अगर आपने टाइम पे माल नहीं दिया तो मैं बिल्डिंग कहां से पूरी करूंगा? अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट देना था 1 तारीख को, आप कह रहे हो कि सर अगले हफ्ते दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, ऐसे करके आपने 1 महीना निकाल दिया, तो क्या वो फिर बोलेगा कि भैया आपको टाइम ज्यादा लगेगा? मैं क्या करूं, आपने पेमेंट नहीं दिया था। बोलो हाँ या ना? ठीक है, लॉकडाउन लग गया, 2 महीने कुछ नहीं हुआ, क्या टाइम बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का? हाँ। तो जो उसकी जो लिमिट आपने दी है 12 महीने, उसके एक्सक्लूजन होते हैं कि आपकी गलती की वजह से टाइम काम नहीं हुआ, या सिचुएशन की गलती की वजह से काम नहीं हुआ, रिसोर्सेज की वजह से काम नहीं हुआ, या अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से काम नहीं हुआ, तो उनको तो एक्सटेंड करना पड़ेगा ना टाइम। तो वैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर को जो टाइम दिया गया है असेसमेंट पूरा करने के लिए, उसको भी क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। कैसे? सुनिए, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर टीपीओ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम आता है, अभी हम पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन है हमारे सिलेबस में, वो जब हम पढ़ेंगे ना तो टीपीओ का रोल आता है। तो अगर टीपीओ को ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने के लिए बोला गया है तो फिर वो तो उसको टाइम लगेगी ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के देने में। तो उस केस में ये जो आपकी टाइम है, ये वाली ऊपर वाली, ये 12 महीने से इंक्रीज हो जाएगी। टीपीओ को केस देने का मतलब 12 महीने से इंक्रीज, समझ गए? तो जो भी इनकी टाइम निकल रही थी वो टाइम 12 महीने से एक्सीड हो जाएगी। ओके ठीक है। दूसरा सुनिए, दूसरी बात कही गई कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी मांगी, आपने कहा कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी दो अपनी बात कहने का, ठीक है। अब आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी मांगने का मतलब क्या है? ये भी होता है, इसका एक सेक्शन है 129, चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस, ऐसा एक सेक्शन होता है। मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। मान लीजिए मेरा केस जो है लाल कोठी है जयपुर में, लाल कोठी में इनकम टैक्स ऑफिस है ना, रेंज 8, वहां पे मेरा केस चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, किसके पास चल रहा है? मिस्टर मीणा जी के पास चल रहा है मेरा केस, ठीक है। अब मीणा जी के पास केस चल रहा है मेरा, 2-3 महीने हो गए केस चलता रहा। अब मीणा जी का ट्रांसफर हो गया,
और उसकी जगह शर्मा जी आ गए। अब मेरा केस किसके पास चलेगा? वो शर्मा जी के पास चलेगा। बोलो जी, शर्मा जी के पास चलेगा क्या मेरा केस? हाँ, क्योंकि वो तो कुर्सी पे वहां पे जो बैठा आदमी उसके साथ चलेगा। अब शर्मा जी को वो बातें नहीं पता जो मैंने मीना जी को बताई थी। बोलो हाँ या ना? जो ओरली पेपर दिए थे वो तो है, जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो तो है, पर जो मैंने बोल के बातें बताई थी वो तो शर्मा जी को नहीं पता। मैंने शर्मा जी से रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे है ना 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ जो इतने दिन मैंने उनको बताई थी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो वो जो मौका होता है उसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी टू बी रीहर्ड। रीहर्ड का मतलब दोबारा सुनवाई का। पहले तो सुन चुके हैं ना मीना जी, शर्मा जी दोबारा सुन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ रीहर्ड। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? Okay. अब इन्होंने कहा कि ठीक है, आगे की कार्रवाई बाद में करेंगे, पहले आपकी बात सुनेंगे। और इस प्रोसेस में 7 दिन निकल गए। इस प्रोसेस में 7 दिन निकल गए दोबारा सुनवाई करने के प्रोसेस में। तो क्या ये 7 दिन एओ को ज्यादा मिलने चाहिए क्योंकि गलती हमारी है, या हमारे लिए ये 7 दिन वेस्ट हुए हैं? बोलो यस और नो। हाँ जी, तो ये 7 दिन हमें एक्स्ट्रा उनको देने पड़ेंगे। मतलब एओ का जो टाइमलाइन होगा उसमें 7 दिन एक्सटेंड हो जाएंगे, जितने दिन भी इसमें लगेंगे सुनवाई में। 7 दिन मैंने एग्जाम्पल लिखा होगा, रट्टा मत मार लेना, 7 दिन बढ़ते हैं। क्लियर है? सर इसका भी कोई टाइम लिमिट है रीहर्ड का? लाइक 7 days ओके, बट कोई टाइम लिमिट नहीं। ओके ओके सर। दूसरा आ जाइए सर, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर निषेधाज्ञा, हिंदी में बोलते हैं निषेधाज्ञा। मतलब स्टे ऑर्डर तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि कोई भी काम चल रहा है, आपको उसमें टांग अड़ानी है, आप कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले आओ। अगर कोर्ट को आपका रीजन वैलिड लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये काम आपकी बात सुनने के बाद ही होना चाहिए, तो वो आपको स्टे ऑर्डर दे देंगे कि जाओ एक बार काम रुकवा दो, पहले आपकी बात सुनेंगे फिर काम होगा। राइट? तो अगर कोर्ट ने किसी प्रोसीडिंग पे स्टे ऑर्डर डाल दिया कि पहले हम आपकी बात सुनेंगे, एसएससी की बात सुनेंगे, उसके बाद आप कार्रवाई करना, तो जितना टाइम उस कार्रवाई में निकल गया, जितने दिन स्टे ऑर्डर रहा, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में देखा होगा, कोई इलीगल बिल्डिंग बन रही होती है, स्टे ऑर्डर आ जाता है, काम रुक जाता है उसका। समझ गए? फिर वो स्टे ऑर्डर हटेगा, वैकेट होगा, तब जाके काम होगा। तो जितने दिन स्टे ऑर्डर रहा उतने दिन भी एक्सटेंड हो जाएंगे एओ की टाइमलाइन में। बोलो आगे बात समझ में? नेक्स्ट सर, स्पेशल ऑडिट। आपको याद है कल परसों पढ़ाई थी मैंने आपको स्पेशल ऑडिट, और उसमें कहा था कि भाई स्पेशल ऑडिट में जितना टाइम लगेगा, स्पेशल ऑडिट में जितना टाइम लगेगा वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें 180 दिन थे वैसे मैक्सिमम, पर जितना एक्चुअली लगेगा वो लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, टाइम टेकन इन सेटलमेंट कमीशन। अब ये भी हमारे सिलेबस में है, सेटलमेंट कमीशन हम आगे पढ़ेंगे अलग से क्या होता है। नाम से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, नाम से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या। मेरा इनकम टैक्स का प्रोसेस चल रहा है, रीअसेसमेंट चल रहा है, मुझे लगता है यार इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, अब तो फंस गए, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या मैं सेटलमेंट की बात कर सकता हूँ कि भैया ठीक है मैं बताने को तैयार हूँ, मेरे पास कितनी ब्लैक मनी है और सेटलमेंट करवा दो मेरा। सेटलमेंट में मुझे पेनल्टी वगैरह कम देनी पड़ेगी क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ आगे से। बोलो हाँ या ना? बोलिए। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना कि आपने मेरा केस रीओपन किया, अब मुझे लग रहा है कि यार झंझट हो गया, ये तो बहुत बड़ा केस फंस गया, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ मेरे पास कितनी ब्लैक मनी है, कहाँ से आई, कैसे आई, सब बताने को तैयार हूँ और टैक्स भी देने को तैयार हूँ। तो डिपार्टमेंट ने उसके लिए कमीशन बना रखा है जिसका नाम है सेटलमेंट कमीशन। मैं वहां जाऊंगा, अपनी सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा और अपना टैक्स पे कर दूंगा। राइट? अब बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं वहां सेटलमेंट करने गया और मेरी वहां पे बात नहीं बनी, तो जितना टाइम मेरे को वहां जाने में, प्रोसेस करने में और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने में लगा, क्या उतना टाइम इधर प्रोसीडिंग रुकी रही? बोलो, समझ रहे हैं? एओ बोल रहा है कि मैं आपका केस रीओपन करके प्रोसेस कर रहा हूं, मैंने कहा सर रुक जाओ, मैं सेटलमेंट कमीशन जा रहा हूं।
मैं यहाँ गया, एप्लीकेशन लगाई, डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, उन्होंने कहा नहीं भैया आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से, और इसमें 20 दिन लग गए, तो क्या ये 20 दिन एओ को ज्यादा मिलेंगे? यस, डेफिनेटली उसको ज्यादा मिलेंगे। ओके, आगे लिखा जाए period commencing from the date on which application is made before the authority for time, ये उसी का है, आई थिंक इसी का है, सेटलमेंट कमीशन का ही पॉइंट है, ये अलग से पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये सेटलमेंट कमीशन का ही पॉइंट बताया है कि जिस दिन हमने एप्लीकेशन दी होगी सेटलमेंट कमीशन को, वहां से, ठीक है, वहां से टाइम लेना है। ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है तो इस लाइन को एक बार छोड़ दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। आगे, टाइम टेकन फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, एक बार रुको, चलो इसको एक बार छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर डायरेक्शन, आप जेसी से 144C पढ़ा था ना, 144A सॉरी, अभी पढ़ा था 144A डायरेक्शन वाला। जी, तो वहां पे आप डायरेक्शन लेने चले गए बीच में, उसकी वजह से जो टाइम लगेगा वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टाइम हैं जो एओ की टाइमलाइन से एक्सटेंड हो जाएंगे और उसको एक्स्ट्रा टाइम दिला देंगे असेसमेंट को पूरा करने के लिए। बोल दो, यहां तक कोई डाउट? चलिए एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं वरना ये अधूरा रह जाएगा। ये बोल रहा है कि लास्ट में 60 दिन आपके पास बचने चाहिए। अब ये क्या सिस्टम है सर, लास्ट में 60 दिन बचने चाहिए ये वाला? सुनिए, आपका केस यहां से चल रहा है और ये आपकी लास्ट टाइम है, बीच में स्टे ऑर्डर आ गया, ठीक है, या बीच में स्पेशल ऑडिट आ गई, या बीच में कुछ और रीजन आ गया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और ये रीजन खत्म हुआ यहाँ पे। और इस तरीके से खत्म हुआ कि आपके पास यहाँ पे 30 दिन ही बचे हैं, एओ के पास 30 दिन ही बचे हैं काम को पूरा करने के लिए। कितने दिन बचे हैं? 30 डेज ही बचे हैं। तो किसी भी रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए, किसी भी चीज को कंसिडर करने के लिए एटलीस्ट 60 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये जो रिमेनिंग 30 दिन का टाइम है ऑटोमेटिक बढ़ के कितना हो जाएगा? 60 दिन हो जाएगा। समझ गए? किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी चीज को अगर लास्ट में जो मिलती है और उसमें हमें 60 दिन से कम का टाइम बढ़ता है तो वो टाइम बढ़ के 60 दिन चला जाएगा। समझ गए? अच्छा, 58 डे बचे होते तो क्या होता? अगर उसके पास 58 दिन बचे होते तो भी वो टाइम बढ़ के कितना हो जाता? 60 दिन हो जाता, 60 डेज। ठीक है, तो किसी भी रीजन की वजह से क्या लिखा है सुन लो, where immediately after exclusion the aforesaid time period available to the AO for making assessment is less than 60 days, then such remaining period extended to 60 days। अगर सारी चीजें करने के बावजूद टाइम 60 दिन से कम बचता है तो वो टाइम 60 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 60 दिन तक। लो जी, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लो। 2 केस लो होमवर्क के दिए हैं वो आपको करके आने हैं।